अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? आज आपके नज़र से दो खबरें गुजरी हैं। एक आमिर याकूब हुसैन की वफ़ात की और एक मकसूद चपड़ासी की वफ़ात की। ये दो लोग आज वफ़ात पा गए। मकसूद चपड़ासी 2 दिन पहले फौत हुआ था, उसकी खबर आज आई है। उसे भी हार्ट अटैक हुआ है। ऐसे ही आमिर हुसैन के याकूब हुसैन के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद उसको हार्ट अटैक हुआ है या खुदकुशी की है। ये दो अमवात बड़ी अजीब बात हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल दोनों के लिए आसमानियाँ फरमाए और इन पर अपना रहम करम फरमाए। ये कंट्रोवर्सी बन सकती हैं और ये किसी बड़े यकीनी तौर पर मसाइल का शाखसाना बन सकती हैं। अल्लाह ताला इन दोनों अमवात से मुल्क के दामन पर कोई दाग लगने से महफूज फरमाए। बाहर क्या, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला लगाया जाता है गुफ्तगू को और बहुत ज़्यादा बात के अंदर सनसनी पैदा की जाती है। मगर मेरा ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना बुनियादी मकसद मेरा ये है कि मेरे जो अपने अहबाब हैं उन तक कोई ख़बर पहुंच जाए और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वो मीडिया से दूर हैं या उसकी तरफ तवज्जो नहीं है तो कुछ हम उन तक हकीकत हाल पहुँचा सकें। बहरहाल सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करते हैं। अब हुकूमत ये चाह रही है कि चूँकि आज तो सारा दिन बजट की बात चलेगी, बात की बात चलेगी, कल का दिन भी बजट में जाएगा, तो इस सारे पस मंज़र में सियासी सूरत हाल क्या बन रही है कि चार्टर ऑफ इकानमी शहबाज शरीफ साहब करना चाह रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि आए मिलकर बैठें हैं और फिर हम इस प्लान को बनाते हैं और उस प्लान को मुस्तकिल करते हैं और कोशिश करते हैं कि 10 साल तक 15 साल तक उसको एक प्लान दे दे कि उसको तब्दील ना किया जाए, कोई हुकूमत आए उसके ऊपर शबकून ना मारे और मसाइल पैदा ना करे। लेकिन इमरान खान साहब वहाँ के कह रहे हैं और इससे ज़रा पहले देखिए कि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी चले अक्टूबर तक ज़रा मामला देखते हैं और वो मामला को थोड़ा सा हिला जुला रहे हैं, मामला को ज़रा थोड़ा सा क्लोज कर रहे हैं। इससे ये भी मुमकिन है, पैगाम मिल रहा है कि बजट के बाद कुछ हुकूमत डामाडोल होगी और वो इस वक्त कंप्रोमाइज़ करने की पोजीशन में है। अच्छा, ये क्यों है ऐसा? क्योंकि इनको पता है कि ये बजट जो है बड़ा ख़तरनाक बजट है और बड़ा तगड़ा बेईमाना कि ये बहुत सख्त बजट आ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बड़ा सख्त टैक्स लगेगा और टैक्स नेट को वसी किया जाएगा और अवाम के ऊपर बड़ा बोझ डाला जाएगा। इस बोझ को इमरान खान साहब कैश करेंगे। वो इसको कैश करते हुए क्या करेंगे, अवाम को इंकरेज करेंगे और उसको उभारेंगे और इस तरह वो कोशिश करेंगे किस तरीके से अवाम निकल आए और वो लॉन्ग मार्च करना चाहेंगे। अगरचे लॉन्ग मार्च करने की बड़ी अजीब कहानी है कि लॉन्ग मार्च जो है ये मौजूद तुमने शुरू किया था जो चीन के अंदर इनकलाब लाए थे और वो पैदल मार्च था और उसमें कमाल ये था कि लॉन्ग मार्च करते हुए वो लोग उन्होंने देखा मौजूद में कि उनके साथ जो मार्च कर रहा है वो बंदा नंगे पाँव है और वो बर्फानी इलाका था, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी और शदीद सर्दी उसने अपना जूता उतार कर फेंक दिया और कौम के साथ हो गया। तो हमारे जो लीडरान हैं जो लॉन्ग मार्च करते हैं वो बादशाह लोग हैं, वो खुद हेलीकॉप्टरों पर और ट्रकों पर सवार हैं, वो मोटरसाइकिलों पर है। खैर बारह ये हमारा एक तबकाती तकसीम जो चल रही चलती रहेगी। खैर, तो इमरान खान साहब का प्लान ये है और वो उन्होंने जैसे कल कह भी दिया है कि मैं बहुत जल्दी तारीख दूंगा क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि आवाम को किस तरीके से हमने उभारना है, जज्बात में लाना है। उनको इस बात का इदराक है लेकिन वो एक ख़ास मिशन पर है। इदराक इस बात का है कि मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पर है और इस वक्त मामला बिल्कुल हाथ से निकल चुके हैं और मुल्क दिवालिया होने जा रहा है और हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है जो इस बात का वाज़ेह ऐलान है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। और उनके अपने माहिरीन मुआशियात कह चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। उसके बावजूद वो किसी भी किस्म के कौमी डायलाग का हिस्सा बनने के बजाय वो पाकिस्तानी कौम में मज़ीद इंतशार फैला रहे हैं क्योंकि वो मिशन उनका यही है। उसी मिशन के लिए उनको इम्पोर्ट किया गया था और उनको जनाब वाला यहाँ पर मुसल्लत किया गया और यकीन बहुत सारी गलतियाँ इसके ऊपर बात नहीं करते। अगर ये बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल अभी जो अहम बात है कि बजट को वो बतौर टूल इस्तेमाल करेंगे। अगली बात ये है कि एक सवाल उठाया जाता है कि क्या मौजूदा हुकूमत खैर खा है, ये साबका हुकूमत खैर खा थी, क्या मौजूदा हुकूमत आज़ाद पॉलिसी चाहती है। लेकिन आपको याद होगा कि साबका हुकूमत शहबाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं या मौलाना अब्दुर्रहमान साहब हैं या फिर उसके बाद क्या नाम है इसका बिलावल भुट्टो साहब हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है जनाब IMF के साथ बारे में क्या करेंगे, IMF के वाले से क्या सोचा, उन्होंने कहा IMF के क्या सोचेंगे, हम उसके साथ
रीन्यूस्टेट करेंगे और दोबारा उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम इस जो माइदस को नहीं मानते हम उसको छोड़ देंगे, हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे। अब जब वक्त आ गया फंसे हुए उसी माइदे को लेकर चल रहे हैं। सवाल पूछते हैं साहब ज़्यादा हजूर आपने फरमाया था कि हम ख़त्म कर देंगे, अब क्या कहता है? तो कहते हैं क्या करें भाई साहब फंसे हुए हैं। तो कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसका इदराक नहीं होता, और फिर जब हुकूमत में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इदराक नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं कि हम हुकूमतें जो हैं वो जब हुकूमत में आती हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं उनके नतीजात और होते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो फिर तरजीहात भी बदल जाती हैं। वो उसका क्या मतलब है तरजीहात बदल जाने का? आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि जब ये हुकूमत आई है तो 17.4 अरब डॉलर 17.4 अरब डॉलर ये जमा शुदा टैक्स था जो जमा हुआ पड़ा था। इसका जो आधे से ज़्यादा है वो कहाँ गया? वो कॉरपोरेट सेक्टर में तकसीम कर दिया गया और वो बड़े बड़े जिम्मेदारों को दे दिया गया और वो आर्मी को दे दिया गया। तो वो ये सारे का सारा जो है इसको आर्मी बिजनेस में कंज्यूम कर दिया गया। यानी कि क्या किया जा रहा है? अशराफिया को पाला जा रहा है, आवाम को रगड़ा जा रहा है। तो इस हुकूमत की तरजीहात आवाम नहीं है, कोई भी हुकूमत है उनकी तरजीहात बदल जाया करती है। तो इस हुकूमत की भी यही ड्रामेबाजी हैं। जैसे आज आपने देखा होगा कि जजों का कोटा जो है ना उसके अंदर उनके अलाउंस में 10% इजाफा कर दिया गया। कौम रो रही है और ये हुकूमत जो तलबे चाट रही है। तो कभी फौज का जनाबे वाला वो उसको उनके अंदर 81 अरब रुपये दे रही है और उनको राज़ी कर रही है, और इस आदलिया को जनाबे वाला वो 10% की तनख्वाह में इजाफा कर रही है, अलाउंस में इजाफा कर रही है, यानी कि सारे राज़ी हो जाएँ। तरजीह आवाम नहीं है, आवाम तरजीह नहीं है। आवाम उनकी तरजीह ये किस तरीके से हम रह जाएँ और किस तरीके से माल बटोर जाएँ और कौम रगड़े में आए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप ये आएँ कि ये आने वाली हुकूमत या साफ हुकूमत आने वाली हुकूमत जो मौजूदा है ये मुखलिसा कौम के साथ साफ है? नहीं है। इमरान खान मुखलिसा बिल्कुल नहीं है। तो और इस्लामी लोगों को तो उन्हें वैसे मौका नहीं देना, क्योंकि वो तो अगर आ गए तो यकीनन हालात ठीक कर देंगे, वो ये किसी की ख्वाहिश है नहीं। तो बहरहाल जो इमरान खान था उसने क्या किया? उसने मुल्क को गिरवी रख दिया, सारा कुछ हमारे सामने है। स्टेट बैंक को बांध दिया, IMF के हवाले कर दिया, IMF से वादा करके पाकिस्तान को बांध दिया, और FATF के 12 उसने बिल पेश किए, कानून बिल पास किए हैं 12, कौम की खुदमुख्तारी का सौदा कर दिया। और ऐसे ऐसे बिल हैं जो फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ है, इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के भी खिलाफ है। ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस लोग, तारीख हमारे सामने है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात है ही। तो अब ये हुकूमत की बात कर लें। अब इन्होंने जो नैब के कानून में तरमीम किया, क्या किया उसके अंदर? पहले क्या था कि जो शख्स नैब के कानून के अंदर आएगा और वो पकड़ा जाएगा और उससे प्ले बार्गेन होगी, तो फिर वो शख्स जो है ना चूँकि प्ले बार्गेन कर चुका है, फिर पैसे दे चुका है, तो उसका मतलब वो कन्विक्टेड ही नहीं बल्कि वो मुलजिम है, तो दोबारा वो इलेक्शन लड़ने का हाल ही। इन्होंने क्या किया कि अगर एक बंदे ने 100 अरब रुपया भी पाकिस्तानी कौम का खा लिया है, वो 2-4 अरब रुपये देगा, प्ले बार्गेन होगी, उसके बाद उन्होंने कहा ये अब इलेक्शन लड़ने का हाल है। तो सारे जो लोग जितने भी इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं ये जालिम लोग हैं, इस हवाले से कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। इनके दिल में आवाम के लिए क्या है ये आपको भी अंदाज़ा नहीं, हमें भी अंदाज़ा नहीं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपया ये 2000 रुपया दिया जाएगा, 2000 हर बंदे को दिया जाएगा। क्या करेगा 2000 का? 8 रुपये लीगल नोट बढ़ा दिया है। दिन का बिल ये हमने भी दूसरा नोट देखा होगा, जिसका बिल 3000 रुपये आता है, उसका बिल अब कितना आएगा? 9000 रुपये आएगा। अगर 3000 वाले का 4000 वाले का 9000 बिल आएगा, ये 2000 को कहाँ लेगा भाई? क्या करेगा 2000 का? ये 2000 उसका घर का किराया बढ़ जाएगा, उसके जो चीज़ें वो खाने के लिए लेता है, खुराक की चीज़ें, वो भी उनका रेट बढ़ जाएगा। ये 2000 कहाँ कंज्यूम होगा? कौम को बुद्धू बनाना छोड़ दीजिए, उल्लू बनाना छोड़ दीजिए, ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। कोई कौम के साथ ख्याल खाई वाला नहीं है। हर कोई नया स्टंट खेलना चाहता है, हर कोई नया स्टंट करना चाहता है। कोई ये बात ना समझने के लिए तैयार है ना समझाने के लिए तैयार है कि आखिर मौजूदा हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम कर रही है जिसके ज़रिए ये वाज़ेह हो कि वो अवाम की खैर खाए। अगर वो सिर्फ अवाम के साथ मुखलिस होते तो फिर ऐसे मसाइल ना करते कि आते ही डिफाई बड़े बढ़ा दिया, 80-81 अरब रुपये दे दिए, और आज अदलिया को उन्होंने 10% उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, अलाउंसेस बढ़ा दिए। तो ये बात बहरहाल हकीकत है जिसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। इसके बाद आपके लिए ये बात सूरत हाल है कि फ़ौज को कंट्रोवर्सी का शिकार किया जा रहा है, और जो साबिकीन हैं जनरल, ये लोग वो हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इक़्तिदार का मज़ा चखा इदारे में रहते हुए।
اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر اب اس وقت ادارہ کس طریقے سے خود کو سیاسی کردار سے سائڈ پہ کر رہا ہے، اگرچہ اس بات کی 100% گواہیاں دے رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ جنرل کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے بنایا، ان کو لے کر آئے، تو جب ادارے کو لے کر آیا تو ان کے ساتھ کھڑا بھی ہو، وہ عامر ڈوگر کی آپ نے بات سنی ہوگی، عالم سواتی کی بات سنی ہوگی، شوکت ترین نے یہ بھی کہا، اس کے بعد پھر بھی گیا کہ جی مجھے انہوں نے کہا، فون کیا، ہمارے بندوں کو فون کر رہے ہیں، ہمیں یہ لائے، ہمارے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن کی، ہمیں تیار کیا، ہمیں اسٹینڈ کیا، اور آج ہمارے یہ وساکیاں چھین رہے ہیں اور اب ہمارے سے تعاون مانگ رہے ہیں، فلان ڈمکان کہنے کا مقصد یہ کہ وہ پورے طریقے سے اس بات پر آ رہے ہیں کہ ادارے کو کس طریقے سے سیاست میں انوالو کر لیا ہے۔ جنرل علی گل خان صاحب، ان کے بارے میں فون جاتا، عمر ایوب کا ماما ہے، ماموں ہوں گے عمر ایوب خان کے۔ اس کے بعد کیا نام ان کا بریگیڈیئر وہ جنرل آصف یاسین صاحب، ان کے جو سسر ہیں وہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر ادارے کو اب رگڑا دینا چاہ رہے ہیں۔ کچھ اصل میں مزاج ہے کہ ان لوگوں کا جو مزاج تھا وہ آمرانہ تھا، اور چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو نہیں پلنے پھولنے دینا، جمہوریت کو آگے نہیں بڑھنے دینا، تو اس کو آج روکنے کے لیے یہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کو جناب والا وہ اس کو ملائم کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کنٹروورسی کا اس کو شکار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، اس کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ تم سیاسی کردار ادا کرو، اور اپنی جو ذمہ داری تمہاری ہے اس کو چھوڑ دو، اور ملک کے اندر انتشار کی سیاست کرو۔ لیکن الحمدللہ آئی ایس پی آر ہے بالکل بہترین، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اس وقت خود کو نیوٹرل کر چکے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی شوکت ترین کی بات کا وزٹ کر دیا، اور پھر جیسے کل آپ کے علاقے کا فارمیشن کمانڈرس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات بھی طے کی گئی ہے کہ جو لوگ ہمارے یعنی کہ ادارے کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، ادارے کو آج وہ بدنام کر رہے ہیں، اور اس کو کنٹروورسی کا شکار کر رہے ہیں، اور اس کو سیاسی امور مداخلت پر ابھار رہے ہیں، ان کے خلاف ادارہ جاتی کارروائیاں ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بہترین اقدام ہوگا کہ تمہیں اللہ کے بندوں، تمہیں میڈل ملے، تمہیں عہدے ملے، تمہیں رتبے ملے، تمہیں مقام ملے، تمہیں مرتبے دیے گئے، تمہیں ایک اعلیٰ عہدوں کو پہنچایا گیا، اس مقصد کے لیے کہ تم جناب والا پاکستانی اس ادارے کو تم کنٹروورسی کا شکار کر دو، تم اس ادارے کو خراب کر دو، تمہیں اس لیے اتنے بڑے عہدوں پر دیا ہے، تم اپنے میڈل دکھا رہے ہو، اپنے عہدے بتا رہے ہو، سوال پوچھنے والوں کہہ رہے ہو تم اپنی قبر کی تیاری کرو، ہمارا جنازہ تیار کرتے ہیں۔ بہرحال اگر ایسا ہو جائے تو یہ ملک کے قوم کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملے میں پاکستان کی خیر ہو۔ السلام علیکم۔